सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे पाठ का विषय है छत्तीसगढ़ की लोक कलाएँ, जो कि पाठ 3 इकाई 4 के पाठ 3 के अंतर्गत हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है। इसके लेखक हैं दानेश्वर शर्मा जी। और प्रिय विद्यार्थियों, हम सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व प्रबंधक, अखिल भारतीय स्तर के साहित्यकार, लोक साहित्य के अधिकारी विद्वान, हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी के यशस्वी कवि, ललित निबंध एवं स्तंभ लेखक, फिल्मी गीतकार, कवि सम्मेलनों के कुशल संचालक तथा श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवचनकार श्री दानेश्वर शर्मा जी का जन्म ग्राम मेडेसरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में 10 मई 1931 में हुआ। आपकी प्रकाशित पुस्तकें छत्तीसगढ़ के लोकगीत, जो कि एक विवेचनात्मक लेख है, हर मौसम में छंद लिखूंगा, यह इस लेखक के गीत संग्रह हैं। लव कुश यह खंड काव्य है। लोक दर्शन धार्मिक आध्यात्मिक ललित निबंध संग्रह है। तपत कुरु भाई तपत कुरु यह छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह तथा गीत अगीत हिंदी काव्य संग्रह है। तो दानेश्वर शर्मा जी क्या थे? भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र सरकारी इस्पात संयंत्र है, जिसे कि रूस के सहयोग से बनाया गया। यहाँ के वे क्या थे? पूर्व प्रबंधक थे। और साथ ही इनका नाम क्या है? अखिल भारतीय स्तर के साहित्यकारों में भी इनका नाम काफ़ी लोकप्रिय है। और साथ ही लोक साहित्य के अधिकारी विद्वान, अर्थात इन्होंने जो भी लोक साहित्य है या क्षेत्र विशेष की जो साहित्य है उनके बारे में काफ़ी सारा इन्हें ज्ञान है। साथ ही हिंदी और छत्तीसगढ़ के यशस्वी कवि भी हैं। ये कविता लेखन भी करते हैं। ललित निबंध, स्तंभ लेखक, अर्थात किसी भी पत्र पत्रिकाओं या फिर समाचार पत्रों में इनके कई बार स्तंभ छपते हैं। साथ ही एक फिल्मी गीतकार हैं। कवि सम्मेलनों के कुशल संचालक, अर्थात जब कवि सम्मेलन होते हैं तो वे मंच का कुशल संचालन करते हैं। साथ ही श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवचनकार भी दानेश्वर शर्मा जी हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग जिले के मेडेसरा ग्राम में। कब? 10 मई 1931 में हुआ था। ठीक है। और इनकी जो विशेष जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, जो रचनाएं हैं, वे हैं जैसे छत्तीसगढ़ के लोकगीत, है ना, यह विवेचनात्मक लेख है। हर मौसम में छंद लिखूंगा, यह इनका गीत संग्रह है। लव कुश खंड काव्य है। लव कुश, जिनका कि जन्म हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ था, रामायण के अनुसार ऐसी मान्यता है। लोक दर्शन भी इन्हीं का द्वारा प्रकाशित एक किताब है, जो कि इन्होंने धार्मिक आध्यात्मिक ललित निबंध के रूप में लिखा है। और छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह का नाम है, जो इन्होंने लिखा है, तपत कुरु भाई तपत कुरु। और हिंदी काव्य संग्रह जो है इनका गीत अगीत। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन्हें आप याद रखिएगा, है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं, पाठ शुरू करते हैं। शब्दानुशासनम में कहा गया है लोके वेदेचा। ठीक है, शब्दानुशासनम जिसे कि आचार्य हेमचंद्र ने लिखा है, तो इसमें कहा गया है लोके वेदेचा, अर्थात लोक में और वेद में भी, है ना, लोक और वेद में भी। लोक की यह प्रथम प्रतिष्ठा अकारण नहीं है, अर्थात यहाँ पर क्या, वेदों से भी पहले लोक की बातें की गई हैं, और लोक की यह प्रथम प्रतिष्ठा अकारण नहीं है। क्या कारण है? वह वेद से भी अधिक प्राचीन है। तो जो लोक हैं, अर्थात जो जनमानस हैं या फिर उनकी जो संस्कृति है, वह क्या है? वेद से भी अधिक प्राचीन है। वेद क्या है? एक धर्म ग्रंथ है वेद, है ना, जिसे कि पहला धर्म ग्रंथ या फिर माना जाता है।
लोकमानस ने धरती को माता और अपने को उसका बेटा माना है। अर्थात लोक क्या है, लोक की जो मानसिकता है, लोगों की जो मानसिकता है, उसमें धरती को माता का दर्जा दिया गया है। माता का दर्जा देने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से एक माँ अपने शिशु को अपने आंचल में हमेशा उसकी देख रेख करती है, भूख लगने पर उसे दूध पिलाती है, जब उसकी तबीयत खराब होती है तब उसकी सेवा शुश्रूषा करती है, उसी तरह से यह धरती भी क्या है, जो इस पर जो निवास करते हैं, जो भी मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, सभी के लिए क्या करती है, वह उन्हें आश्रय देती है। तो इसलिए उन्हें माता का दर्जा दिया गया है और अपने को उनका बेटा माना है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात धरती मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ, है ना। नाते रिश्तों के इस प्रेम ने उसे प्रकृति और उसकी संतान के साथ जोड़ दिया और यहीं से फूटी लोक रचना की अजस्र धारा, लोकगीत, लोकगाथा, लोकनाट्य और लोक नृत्य के रूप में आज तक प्रवाहित होती चली आ रही हैं। तो जैसा कि पृथ्वी को क्या माना गया है, धरती को क्या माना गया है, माता माना गया है, और अपने आप को अर्थात जो जनमानस ने उसे क्या माना है, अपनी माँ का पुत्र माना है, अपने आप को स्वयं को उन्होंने पुत्र माना है। तो इसी रिश्ते के कारण क्या है, यहाँ पर रहकर अलग अलग क्षेत्रों में तो जो लोक रचना की धारा फूटी। तो अजस्र धारा, अजस्र का अर्थ होता है निरंतर, है ना। तो लोकगीत हमारे छत्तीसगढ़ में कई सारी लोकगीत हैं कि अलग अलग जनजातियों में, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है जनजाति काफ़ी लोग हैं जनजाति के। और लोकगाथा अर्थात कई लोक कथाएँ हैं। लोकनाट्य अर्थात नाटक के माध्यम से भी अपनी जो भी कला है उसे प्रस्तुत किया जाता है। लोक नृत्य अर्थात नाचकर भी या फिर नृत्य के द्वारा अपने लोक की जो पहचान है उसे आज तक सुरक्षित रखे हैं। मनुष्य का संपूर्ण चिंतन दर्शन और राग विराग लोक कला में इसी कारण सन्निहित है। तो मनुष्य की जो भी चिंतन है, चिंता का जो विषय है, या फिर जो भी दर्शन है, या फिर प्रेम, या फिर किसी से बिछोह, यह सभी क्या है, इसी लोक कला में के कारण सन्निहित है। अर्थात मनुष्य ने अर्थात इसी धरती के, छत्तीसगढ़ी धरती के जो लोकमानस हैं, उन्होंने क्या किया, धरती को, इस छत्तीसगढ़ की धरती को माता मानकर यहीं पर अपना संपूर्ण जीवन में उनकी जो भी दुख सुख, विवाह, आनंदोत्सव, जो भी किसी तरह के उत्सव, वे सभी को उन्होंने एक लोक कला के माध्यम से अर्थात लोकगीत या फिर गाथा, नाट्य या फिर नृत्य के रूप में वह प्रस्तुत करते हैं। 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य है। तो छत्तीसगढ़ क्या है, 1 नवंबर 2000 से अस्तित्व में आया। इससे पहले वह मध्य प्रदेश राज्य का एक भाग हुआ करता था। तो गढ़ अर्थात किला, यहाँ कभी 36 किले थे। तो छत्तीसगढ़ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 36 और गढ़, 36 संख्या है ना, और गढ़ अर्थात किला। तो छत्तीसगढ़ में कितने किले हैं, 36 किले थे पुराने समय में। यहाँ पर अधिकतर समय कलचुरी राजवंश ने यहाँ पर शासन किया इस छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, और उनके 2 भाग थे। पहला भाग बिलासपुर के निकट रतनपुर था मुख्यालय, और रतनपुर के बाद दूसरा जो राजवंश का जो शाखा हुई वह कहाँ हुई, रायपुर में। तो रतनपुर के अंतर्गत 18 गढ़ हुआ करते थे, और रायपुर के अंतर्गत भी 18 गढ़ हुआ करते थे। तो दोनों को मिलाकर कितने होंगे, 36 गढ़, ठीक है। तो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बीजापुर आदि 27 जिलों में यह भूभाग साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अपनी अनेक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं, 27 ज़िले हैं। और हाल ही में अभी एक नया ज़िला
बना है बिलासपुर से अलग होकर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो 28 जिलों में यह क्या है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ जो भूभाग है वह अपनी अलग अलग साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अपनी विशेषताएं लिए हुए हैं। रायपुर वर्तमान बलौदा बाजार जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में वाल्मीकि का आश्रम माना गया है। तो तुरतुरिया नामक जो स्थान है कहाँ पर है, बलौदा बाजार जिले में, वहाँ पर क्या है, वाल्मीकि आश्रम का, वाल्मीकि जो महर्षि थे उनका आश्रम माना गया है। तो महर्षि वाल्मीकि कौन थे? इन्होंने सर्वप्रथम रामायण की रचना की, ठीक है, आदि रामायण की इन्होंने रचना की। इसे की वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रामायण जब इन्होंने लिखा है ना, कहा जाता है किसी से पहले वह एक डाकू थे, जो भी राहगीर आते थे उन्हें लूट लेते थे। एक बार साधुओं का दल वहाँ से जा रहा था और साधुओं के दल को वह पकड़ लेते हैं और उन्हें मारने ही वाले थे। तो उन साधुओं में से एक जो विद्वान जो साधु थे उन्होंने कहा कि इस तरह जो तुम्हारा जो कर्म है इसका फल तुम्हें इसी पृथ्वी पर प्राप्त होगा और तुम उसकी सजा के भागीदार होगे, और इसके अलावा कोई भी भागीदार नहीं होगा। भले तुम्हें लगता है कि तुम अपने परिवार को पाल रहे हो, तुम्हारी आजीविका का साधन है, जबकि इसका जो पाप है वो सिर्फ तुम्हें लगेगा, परिवार के किसी सदस्य को नहीं लगेगी, है ना। तो वह जो इसका जो नाम था रत्नाकर नाम था, जो वाल्मीकि जो ऋषि थे। तो रत्नाकर जब जाता है अपने घर पूछने के लिए, है ना, साधु जब उनसे कहते हैं कि घर में पहले पूछ कर आओ, तो उनसे कहता है कि यदि मैं पूछने गया तो आप लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तो साधुओं ने कहा कि ठीक है, एक पेड़ से हमें बांध दो आप, और उसके बाद आप चले जाइए, पूछ के आइए। वह घर जाता है, अपनी पत्नी से पूछता है, धर्मपत्नी से पूछता है कि इस तरह का जो पालन पोषण जो मैं कर रहा हूँ, अर्थात डकैती कर जो लूट कर, लोगों को लूट कर मार कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, तो आप मेरे पाप के भागीदार बनेंगे? तो उसकी पत्नी का जवाब होता है कि हमें आप कैसे खिला रहे हो या कैसे पाल रहे हो, कैसे जीवन यापन करा रहे हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, है ना। आप जो भी काम कर रहे हो सिर्फ उसके भागीदार, उसके कर्म के भागीदार सिर्फ आप हो। तो वहीं से उसका मन क्या है, वैराग्य हो जाता है, और वह एक जगह पर जाकर ध्यानमग्न अवस्था में ध्यान में बैठ जाता है। और काफ़ी दिन, महीने, साल बीत जाते हैं, बैठे रहते हैं, और उनके ऊपर दीमकों ने क्या कर लिया, अपना घर बना लिया। तो ठीक है, दीमक को वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो उन्हें जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वे ऐसे ही पड़े रहे, तो इसलिए उनका नाम क्या हुआ, बाद में जब ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने संन्यास ले लिया, ऋषि बने, तो उनका नाम क्या हुआ, वाल्मीकि हुआ। और इन्हीं वाल्मीकि के ही आश्रम में, ठीक है, जब सीता जी को वनवास मिला, श्री राम के द्वारा उनकी अग्नि परीक्षा ली गई, तो सीता जी यहीं छत्तीसगढ़ में इसी तुरतुरिया नामक स्थान पर आकर वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में रहने लगी, और यहीं पर उनके सुपुत्र लव और कुश का जन्म हुआ, ऐसी मान्यता है। इस नाते कविता की पहली ऋचा यहाँ फूटी। आदि शंकराचार्य के भी गुरु श्री गोविंद पाद स्वामी इसी धरती के संत थे। तो आदि शंकराचार्य, है ना, जो थे बहुत बड़े गुरु थे, आदि गुरु थे, तो उनके भी गुरु जो श्री गोविंद पाद स्वामी इसी धरती के संत थे, अर्थात यहीं पर उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए कहा गया है कि कविता की पहली ऋचा यहीं फूटी होगी। तो आदि जो शंकराचार्य थे, इन्होंने पूरे भारत में हिंदू संस्कृति को बचाए रखने के लिए इन्होंने 4 आश्रमों की स्थापना की थी। सभी दिशाओं में, अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सभी दिशाओं में उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ धाम जो है की स्थापना भी इन्हीं आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया। दक्षिण में रामेश्वरम में भी इन्होंने मठ की स्थापना की।
पूर्व में जगन्नाथपुरी है ना, तो गोवर्धन पीठ जो है जगन्नाथ जो पीठ है इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया, और पश्चिम में द्वारकानाथ में भी इन्होंने आश्रम स्थापित किया हिंदू संस्कृति को बचाए रखने के लिए। संगीत और कला के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की अनेक बातें कही जाती हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ लोक कला का भी गढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, पुराने साहित्य के साथ साथ आदि ग्रंथों के साथ साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ की विशेषता क्या है, लोक कला का भी अलग अलग प्रकार है ना, जैसे कि लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य या फिर लोक कथा का भी क्या है, यह गढ़ है। यहाँ खेत खार, पर्वत, नदियाँ, वन उपवन सब गाते हैं। तो यहाँ के जो लोकगीत हैं उसमें खेत खलिहान या फिर खेत खार, पर्वत, नदियाँ और या फिर बगीचे या फिर घने जंगल सभी को गाते हुए बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर कुछ चंद लाइनें दी गई हैं। गेहूं गाए गीत खेत में और बाजरा झूमे नाचे, चना बजाता घुंघरू छन छन और मूंग ज्यों कविता बाँचे। लोकगीत की कड़ी कड़ी में जीवन का सरगम सजता है, लोक कला का जादू ऐसा कदम कदम बंधन लगता है। अर्थात यहाँ पर गेहूं को जब वह खेत में लहलहाती है ना, लहलहाती हुई फसल को गाते हुए ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया गया है। बाजरा को भी बाजरे के खेत में उसे नाचते हुए झूमते हुए बताया गया है। तो चना का जो पौधा है ना, चना जब सूख जाता है, उसके पौधे जब तैयार हो जाते हैं, पककर जब सूख जाते हैं, तो चने का जो खोल है उसके अंदर क्या है, चना जो फल होता है वह उसकी आवाज़ आती है, छन 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 छन, जो आवाज़ आती है उसे घुंघरू की आवाज़ की तरह बताया गया है ना। और मूंग को भी कविता कहते हुए बताया गया। तो लोकगीत की हर कड़ी में क्या है, जीवन का सरगम सजता है, अर्थात हर जो प्रकृति है उसके साथ सामंजस्य स्थापित किया गया है। लोककला के इन जादूगरों का लंबा इतिहास है। ठीक है। किंतु आज भी छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों कलाकार हैं जिन्होंने देश के कोने कोने में और विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ रखी है। तो छत्तीसगढ़ में सैकड़ों कलाकार हैं, है ना, जो कि अपनी कला की जो खुशबू है, कला नामक फूल रूपी फूल की जो खुशबू है उसे छत्तीसगढ़ के अलावा देश के कोने कोने में भी उन्होंने पहुंचाया, साथ ही विदेशों में भी इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। लोक कला के अंतर्गत कुछ प्रतिनिधि लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक नाट्यों एवं लोक नृत्यों की चर्चा संभव है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारी लोकगीत हैं, कलाएं हैं, लोक नृत्य हैं या फिर कथा हैं। तो उनमें से जो कुछ प्रमुख जो लोकगीत या फिर कथा, नाट्य और नृत्य हैं उनके बारे में इस पाठ में दानेश्वर शर्मा जी ने चर्चा प्रस्तुत की है, उनके बारे में जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई है। झूमते झुमाते लोकगीत गाए जाते हैं। तो लोकगीत क्या है, झूमकर, है ना, नृत्य कर गाया जाता है। किसी भी अंचल के लोकगीतों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आधिपत्य रहता है। आधिपत्य अर्थात उनका दबदबा रहता है, अर्थात पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का अधिक भागीदारी है, महिलाओं की अधिक भागीदारी है लोकगीतों में। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है। किंतु जो बात छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट बनाती है वह है धुनों की विविधता। तो छत्तीसगढ़ में जैसे अन्य क्षेत्रों में देश के अन्य प्रांतों में जिस तरह से लोकगीत हैं जिनमें कि सभी में क्या है, महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है, तो छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है। किंतु जो दूसरे जो प्रदेश हैं उनके लोकगीतों से छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की जो विशेषता है वह क्या है, धुनों की विविधता।
अर्थात यहाँ के जो धुन है जिसे कि सुनकर समझ में आ जाएगा कि यह छत्तीसगढ़ी है और उसमें अलग ही मिठास है। तो कुछ लोकगीत हैं जैसे ददरिया लोकगीत, सुवा लोकगीत, गौरा लोकगीत, भोजली लोकगीत, जवारा लोकगीत, बिहाव लोकगीत और भजन प्रमुख रूप से हैं। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा कौन कौन से लोकगीत हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। ददरिया, सुवा, भावरा, गौरा, भोजली, जवारा, बिहाव और भजन। ठीक है, ये प्रमुख लोकगीत हैं। ददरिया श्रृंगार गीत है, अर्थात यह जो ददरिया है, जो लोकगीत है, ये श्रृंगार प्रधान है। श्रृंगार प्रधान कहने से अर्थ है कि यहाँ पर नायक और नायिका के प्रेम को प्रदर्शित किया जाता है ददरिया में। जैसे बोल दिए गए हैं, संझा के बेरा तरोई फूले रे, तोर चिमटी भर कनिहा तो ही ला खुले रे। अर्थात शाम के समय तरोई का फूल खिलता है, एक चिमटी में समा जाने वाली तुम्हारी पतली कमर तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक निखार देती है। तो तरोई के फूल कैसे होते हैं? पीले होते हैं और यह कब खिलते हैं? शाम के समय, संझा के बेरा अर्थात शाम के समय, है ना। और यह ऐसे लगते हैं मानो वह एक नायिका की पतली कमर हो जो कि उसके व्यक्तित्व को और अधिक निखार देती है। इस गीत में अर्थात ददरिया में सवाल जवाब भी चलता है। खेत में या तालाब नदी के पास में बैठे हुए किसी नायक ने ददरिया का एक पद गा दिया और दूसरी ओर से भी किसी ने उसका जवाब दे दिया तो स्पर्धा शुरू हो गई। तो यह क्या है? एक प्रतिस्पर्धा भी होती है इस गीतों में ददरिया में कि यदि किसी ने तालाब के किनारे या फिर कहीं नदी के किनारे बैठकर ददरिया के एक पद को गा दिया तो दूसरी ओर से उसका जवाब कोई और भी तुरंत दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलने लगती है। तो यह क्या है? सवाल जवाब भी इस गीत में चलता है। यह सिलसिला काफ़ी लंबा चलता है और आसपास छिटके हुए श्रोता इस प्रतिस्पर्धा का आनंद लेते हैं। तो इसे देखने के लिए और भी लोग आते हैं और यह काफ़ी लंबा चलता है, लंबे समय तक चलता है। लोक कला में आशु कवित्व भी है और ददरिया उसका उदाहरण है। तो लोक कला में क्या है? आशु कवित्व अर्थात तुरंत कविता करने की जो कला है उसे आशु कवित्व या फिर आशु कवि कहा जाता है, जो कि तुरंत कविता उसके मुख से निकल पड़ती है। ठीक है, सुआ गीत में महिलाएं, तो ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सुआ गीत। ठीक है, इस पहले किसके बारे में पढ़े? ददरिया के बारे में। ठीक है, सुआ गीत में महिलाएं बांस की टोकनी में भरे धान के ऊपर सुआ अर्थात तोते की प्रतिमा रख देती हैं। तो सुआ जो गीत है इसमें महिलाएं क्या करती हैं? बांस की टोकनी में धान को रखकर उसके ऊपर सुआ अर्थात तोते की प्रतिमा को रख देती है। सुआ का अर्थ होता है तोता, है ना, उसकी प्रतिमा को रख देती हैं और उसके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में नाचती गाती हैं। तो वृत्ताकार गोल घेरा बनाकर वे नाचती गाती हैं ताली बजा बजा कर। सुआ को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में कबीर के हंसा की तरह आत्मा का प्रतीक माना गया है। तो कबीर ने मनुष्य की जो आत्मा है ना, उसे हंस के रूप में पेश किया है अपनी दोहों में। तो सुआ भी छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में क्या है? यह आत्मा का प्रतीक है। ठीक है, सेमी के मड़ पर कुंदरुआ के झोल वो, जेही तरी गोरी कूटे धान, ए दे धान ए सिया मोर। ठीक है, तो ये सुआ गीत के बोल हैं। जेही तरी गोरी कूटे धान ए, कहाँ रहिथस तुलसी और कहाँ रहिथस राम हो। जेही तरी गोरी कूटे धान ए, चौरा रहिथस तुलसी मंदिर रहथस राम हो। जेही तरी गोरी कूटे धान ए। ठीक है, इन पंक्तियों में क्या कहा गया है कि जब धान को कूटा जाता है ना,
धान को कूटा जाता है तो यहाँ पर एक धान कूटने वाली दूसरे से पूछती है कि तुलसी और राम कहाँ हैं, है ना। और तो तुलसी कहाँ रहती है, जवाब देती है कि चंवरा रहते तुलसी, तो तुलसी कहें चबूतरे में है और राम भगवान कहाँ है, मंदिर में है। ठीक है। श्रीमती अमृता और श्रीमती कुलवंतिन का नाम सुहा गीत की अच्छी गायिकाओं में आता है। तो अमृता और कुलवंतिन, है ना, जो कि गायिका हैं, इनका नाम अच्छी सुहा गीत गाने वाली गायिकाओं के अंतर्गत आता है। तो सुहा कब गाया जाता है, देखिए, दीपावली के समय कार्तिक अमावस्या की रात को गौरी की पूजा होती है। गौड़ जाति की महिलाएं इस अवसर पर जो गीत गाती हैं वे गौरा गीत कहलाते हैं। तो सुहा गीत भी क्या है, दीपावली के अवसर पर ही गाया जाता है। और इसी अवसर पर कार्तिक अमावस्या की रात के अवसर पर गौरी या पार्वती, जो कि शंकर महादेव की जो पत्नी हैं, उनकी पूजा गौड़ जाति की महिलाओं के द्वारा की जाती है। और इसे चूँकि यह क्या है, गौरी की पूजा करते हैं, इसलिए इसे गौरा गीत कहते हैं। छोटे पदों में किंतु बड़ी ऊर्जा से भरे इन गीतों में श्रोताओं को भी झुमा देने की ताकत है। रात भर की पूजा अर्चना के बाद प्रातः विसर्जन के समय इन गीतों के भाव में करुणा आ जाती है और देवी को अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण देती हुई महिलाओं की आंखें आंसू से नम हो जाती है। तो ठीक है, गौरा गीत में क्या होता है कि गौरी माता या फिर पार्वती की पूजा होती है और यह रात भर चलता है और सुबह जैसे ही होता है प्रातः विसर्जन इन्हें कर दिया जाता है और देवी से अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण दिया जाता है। और देवी माँ को क्या है, विसर्जित करते समय महिलाओं की आंखें आंसू से नम हो जाती है। तो गौरा गीत के जो प्रमुख गायिका हैं, देखिए, ममता चंद्राकर, साधना यादव, अनुराग ठाकुर, कविता वासनिक आदि के स्वर में गौरा गीत बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये क्या है, गौरा गीत गाने वाली प्रमुख गायिकाएं हैं। नाम याद रखिएगा बेटा, सभी जो लोकगीत हैं उन्हें वो क्या है और क्यों गाया जाता है, कब गाया जाता है और उनकी जो प्रमुख गायिकाओं में किनका किनका नाम है। आगे है जवारा गीत, है ना। जवारा भी शक्ति की आराधना है। नवरात्र के पूर्व में गेहूं के उगे हुए अंकुर के माध्यम से शक्ति स्वरूपा प्रकृति पूरे गांव को बल देती है। तो जवारा जो लोकगीत है कब गाया जाता है, नवरात्रि पर्व के अवसर पर गाया जाता है और इस पर्व में गेहूं के दाने को उगाया जाता है, जवारा बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। और यह माना जाता है कि इसकी पूजा करने से जो प्रकृति, जो कि शक्ति का रूप है, पूरे गांव को क्या देती है, बल देती है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायक लाला फूलचंद श्रीवास्तव, भैया लाल हेड़ाऊ, बैतल राम साहू, पंचराम मिर्झा, केदार यादव, नर्मदा प्रसाद वैष्णव, कोदूराम वर्मा, शिव कुमार तिवारी, शेख हुसैन और प्रकाश देवांगन हैं, जो कि छत्तीसगढ़ लोकगीत के प्रमुख गायक हैं। ठीक है। सुघर सुघर कथा सुघर सुघर कहनी, सुन लेहू भैया सुन लेहू बहनी, अर्थात अच्छी अच्छी जो कथा है, किस्से हैं या फिर कहानी है, उन्हें क्या कहा गया है इसके माध्यम से कि हे भैया और हे बहन सुन लो। लोक गाथा बड़ी कहानियाँ हैं। तो क्या है, हमने अभी पढ़ा लोकगीतों के बारे में, अब हम लोक गाथा के बारे में पढ़ते हैं कि लोक गाथा क्या है, बड़ी कहानियाँ हैं, अर्थात कथा क्या है, एक बड़ी कहानियाँ हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक कथाओं में ढोला मारू, सोन सागर, दसमत कैना, भरथरी
आल्हा, पंडवानी, देवार गीत, बांस गीत, चंदैनी, लोरिक चंदा आदि प्रमुख हैं। ये सभी क्या हैं? लोक कथाएँ हैं जो कि छत्तीसगढ़ में प्रचलित हैं। इन्हें याद रखिएगा। ढोला मारू, सोन सागर, दसमत कैना, भरथरी, आल्हा, पंडवानी, देवार गीत, बांस गीत, चंदैनी, लोरिक चंदा। तो ये सभी क्या हैं? लोक गाथा हैं। लोक गाथा गायिकाओं में इस समय श्रीमती तीजनबाई और श्रीमती सूरजबाई खांडे के नाम उभर कर आए हैं। सूरजबाई बिलासपुर की रहने वाली हैं और ढोला, भरथरी तथा चंदैनी गाती हैं। ठीक है, तो सूरजबाई हैं, क्या क्या गाती हैं? ढोला, भरथरी तथा चंदैनी। एकल स्वर में भी समा बांध देने वाली यह गायिका अपनी विधा के लिए अलग से पहचानी जाती है। रूस में हुए भारत महोत्सव में भी उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। किसने? श्रीमती सूरजबाई खांडे ने। ठीक है, और इसी के साथ जो तीजनबाई हैं, तीजनबाई भी क्या है? पंडवानी गायिका है ना, जो कि पंडवानी गाती हैं और इन्हें इनकी कला को देखकर भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित गायिका हैं। जो कि इनकी जो पहचान है पंडवानी में, कापालिक शैली की जो गायिका है पंडवानी की, ये इनका भी देश के साथ साथ विदेशों में काफ़ी नाम है पंडवानी के अंतर्गत। लोक गाथा का विशाल भंडार देवार गीत में मिलता है। ठीक है, लोक गाथा का विशाल भंडार क्या है? देवार गीत में। देवार गीत क्या है? देखते हैं। देवार एक घुमंतु जाति है, अर्थात घुमंतु का अर्थ होता है घूमने वाले, अर्थात हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले घुमंतु जाति का गीत है। इसका पूरा परिवार कलाकार होता है। तो देवार जो जाति है उनमें क्या है? हर परिवार क्या है में क्या है? कलाकार होते हैं उनके यहाँ। केवल रंजू या एक तारा बजाकर ही सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाला देवार अपनी शैली और धुन के कारण पहचाना जाता है। तो रंजू एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र से ही यह श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करा देते हैं और इन्हें गाने की जो शैली है और धुन के कारण पहचाना जाता है देवार गीत। तो देखिए कुछ बोल दिए हैं गीत के। मार दिस पानी बिछलगे बाट, ठमकत केवटिन चलिस बाजार, केवटिन गिर गे बाड़ी भार, केवट उठाए नगडेना के भार। ठीक है, तो मार दिस पानी बिछल गे बाट, ठमकत केवटिन चलिस बाजार। केवट क्या है? केवट की जो पत्नी है केवटिन, जो कि मछली पकड़ने वाले नाव चलाने वाली एक जाति है। तो कहाँ जाती है? ठुमकते हुए बाजार जाने का दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और इसी तरह से ठुमकते ठुमकते जाते समय ही वह गिर जाती है। ठीक है, और केवटिन गिर के माड़ी के भार, अर्थात वह घुटने के बल गिर जाती है और केवट जो उसका पति है उसे अपने हाथ के भार से वह उठाता है। देवार जाति की महिलाएं प्रायः गाती और नाचती हैं। तो देवार जाति की महिलाएं क्या है? सभी कोई क्या है? गाती भी हैं और नाचती भी हैं। नाचने की कला में वे इतनी प्रवीण होती हैं कि लोक नृत्य में देवर्णीन नाच एक विधा हो गई है। तो एक प्रकार की क्या एक शैली हो गई है देवर्णीन नाच, है ना। देवार जाति के कलाकारों में कौन कौन है? देखिए, मनहरण, कौशल, गणेश, भरतनील बाई, किस्मत बाई, फिदाबाई, पद्मा आदि प्रमुख हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि देवार गीत के कलाकार कौन कौन से हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा बेटा। पंडवानी पांडवों की कथा है। ठीक है, पंडवानी पांडवों की कथा है, अर्थात पांडव जो कि महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था बहुत बड़े कुरुक्षेत्र में। तो कौरवों यह युद्ध क्यों हुआ था कि कौरवों ने पांडवों को अपने जो राज्य है उसका सुई के बराबर भी हिस्सा नहीं देने के लिए क्या थे? अड़े हुए थे। तो कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन थे। तो इसी के कारण क्या है
अपने अधिकार को पाने के लिए पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ था। पांडव सिर्फ 5 भाई थे और कौरव 100 थे, तो उनके बीच में युद्ध हुआ था, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में पंडवानी के अंतर्गत यह दिखाया जाता है, जो कि हमने तीजन बाई के बारे में पढ़ा हुआ, इसी पंडवानी की गायिका हैं। झाड़ू राम देवांगन पंडवानी के शीर्षस्थ कलाकार थे। तो झाड़ू राम देवांगन क्या थे? पंडवानी के शीर्षस्थ कलाकार थे, अर्थात सबसे बड़े कलाकार थे। उन्हें मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान प्राप्त था। तो मध्य प्रदेश शासन ने इन्हें उनकी कलाओं के लिए शिखर सम्मान से उन्हें सम्मानित किया था। विदेशों में भी उनके कार्यक्रम हुए हैं। उनके शिष्यों की बहुत बड़ी संख्या है, जिनमें से पूनाराम निषाद को संगीत अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो जो झाड़ू राम देवांगन जो थे, उनके काफ़ी शिष्य हैं। उनमें से पूनाराम निषाद को क्या है, संगीत अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्रीमती तीजन बाई कापालिक शैली की पंडवानी गायिका हैं और उन्हें पद्म भूषण का अलंकरण प्राप्त है, अर्थात उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित या पुरस्कार दिया गया है। तो पंडवानी गायक गायिकाओं में देखिए रेवाराम, लक्ष्मीबाई, सामे शास्त्री देवी आदि सिद्धहस्त पंडवानी गायक गायिकाओं की श्रेणी में ऋतु वर्मा भी उभर कर आई हैं। तो ये सभी क्या हैं, गायक और गायिका हैं पंडवानी के। पंडवानी के एक उदाहरण है, देखिए, रथला हाकत हे भगवान, कुकुर लुंगी सांप सलगनी, हाथी हदबद गधा गदबद, सैना करिस पयान, रथला हाकत हे भगवान। तो इसमें क्या है, इस यहाँ पर एक युद्ध के दृश्य को दिखाया गया है कि जब युद्ध के लिए जब जाते हैं तो अर्जुन का जो रथ होता है, तो उसे कौन चला रहा था? भगवान कृष्ण स्वयं सारथी बने हुए थे अर्जुन के। तो उन्हीं को बताया कि रथला हाँकत है भगवान, अर्थात रथ को भगवान कृष्ण हाँक रहे हैं। तो इससे क्या है, आसपास के सभी क्या हैं, श्वान जाति के या फिर सांप क्या है, इधर उधर भाग रहे हैं। हाथी और गधा सभी क्या है, इधर उधर चारों ओर खलबली हो गई है, फैल गई है। सेना करिस पयान, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पांडवों की सेना पयान अर्थात प्रस्थान कर रही है युद्ध के लिए। रथला हाकत हे भगवान, है ना। लोक नाट्य का कलेवर, व्यंग्य का तेवर। तो लोक नाट्य में का विषय क्या होता है और उसमें कौन कौन से व्यंग्य निहित होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। लोक नाट्य के बारे में छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य में प्रमुख हैं नाचा, चंदैनी और रहस। तो ये 3 लोक नाट्य हैं प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में। नाचा अत्यंत सशक्त विधा है और लोकप्रिय भी। इसमें पुरुष ही महिला के वेश में परी बनकर गाते और नाचते हैं। 2-4 नाच के बाद गम्मत या प्रहसन होता है, जिसमें जुक्कड़ या जोकर या विदूषक के अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र प्रहसन पेश करते हैं। गम्मत या प्रहसन में अत्यंत तीखा व्यंग्य होता है, किंतु उसका समापन किसी अच्छे आदर्श को इंगित करता है। नाचा और गम्मत दोनों को मिलाकर नाचा कहा जाता है। तो नाचा क्या है, यह भी एक लोक नाट्य की सशक्त एक शैली है, जिसमें क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं और वही महिलाओं के वेश को धारण कर परी बनकर क्या करते हैं, नाचते और गाते हैं। और इसी में गम्मत या प्रहसन भी होता है, जिसमें कि जोकर की भूमिका या फिर जुक्कड़ की भूमिका प्रमुख होती है, जो कि अपने दर्शकों को, श्रोताओं को क्या करते हैं, अपने हाव भाव या फिर अपनी कथा से या फिर अपनी बातों से वह लोगों का मनोरंजन करते हैं। और गम्मत की क्या खासियत है, यह एक तीखा व्यंग्य होता है ना, कटाक्ष किया जाता है इसमें। समाज में मौजूद जो भी परंपराएं हैं, है ना, उनके बारे में कटाक्ष किया जाता है, जो भी अंधविश्वास उनके बारे में। किंतु समापन क्या होता है, एक अच्छे आदर्श को इंगित करता है, अर्थात कुछ अच्छे आदर्श शिक्षा के द्वारा इसका समापन किया जाता है।
नाचा और गम्मत दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? नाचा कहा जाता है। ठीक है। और कैसा होता है देखिए, नाचा रात भर चलता है और सवेरे कर्मा के साथ समाप्त होता है। तो रात भर नाचा का होता है और कर्मा के साथ इसका समापन होता है। स्वर्गीय मंदराजी दाऊ नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे। तो स्वर्गीय मंदराजी दाऊ क्या हैं? नाचा के बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी के क्या थे? कलाकार थे। आज से 60 वर्ष पहले बोडरा, रिंगनी और रवेली की नाचा पार्टी प्रसिद्ध मानी जाती थी। तो बोडरा, रिंगनी, रवेली क्या है? नाचा पार्टी का नाम है जो कि बहुत प्रसिद्ध मानी जाती थी 60 वर्ष पहले। बाद में रिंगनी और रवेली एक पार्टी हो गई। इसमें के जो कलाकार थे देखिए, लालू राम और मदन लाल इस पार्टी के सशक्त कलाकार थे, जिनके नाम से लोग टूट पड़ते थे। ठीक है। जैसे ही लालू राम और मदन लाल जो क्योंकि इस पार्टी के क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे, तो वे जहाँ भी जाते थे लोग इन्हें देखने के लिए भीड़ के भीड़ आते थे। लालू राम ने हबीब तनवीर के निर्देशन में तैयार चरणदास चोर में चरणदास की अविस्मरणीय भूमिका निभाई। तो लालू राम क्या कहते हैं? हबीब तनवीर भी हमारे छत्तीसगढ़ी रंगमंच के बहुत प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं और इन्हीं के निर्देशन में क्या बना था? चरणदास चोर। तो इसमें लालू राम ने चरणदास की भूमिका निभाई थी, जो कि अविस्मरणीय है, अर्थात जिसे कि भूला नहीं जा सकता है। विदेशों में भी ख्याति अर्जित की। फिल्म मेसी साहब में उसकी छोटी सी भूमिका भी प्रभावकारी है। तो लालू राम ने क्या किया था? मेसी साहब जो कि फिल्म थी उसमें भी उन्होंने क्या किया था? अपनी भूमिका निभाई थी, जो कि बहुत ही प्रभावकारी रही। नया थिएटर दिल्ली के एक नाट्य में मद्रासी पंडित का जीवंत रोल करने का करेंट ने उसका चित्र छापते हुए टिप्पणी की थी। जब लालू राम ने दिल्ली के थिएटर अर्थात रंगमंच में एक नाटक थी जिसमें वे क्या बने थे? मद्रासी पंडित जो बने थे, तो उसमें उसका करंट जो पत्रिका है उसने चित्र छापते हुए उनका चित्र भी छापा था और लिखा था कि हिंदी स्टेज हैज़ येट टू फाइंड लालू राम, अर्थात हिंदी रंगमंच पर अभी लालू राम पैदा नहीं हुआ, अर्थात लालू राम के समकक्ष कोई भी कलाकार पैदा नहीं हुआ है। तो ये किसने किया था? करंट ने टिप्पणी की थी। ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा आयोजित भारत प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव में इस कलाकार का अभिनंदन किया गया था। तो भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो उसमें जो भी लोक कलाकार होते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो लालू राम को भी इसमें सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन ने लोक नाट्य के 5 छत्तीसगढ़ी कलाकारों मदन लाल, भुलवा राम, गोविंद राम, देवी राम और फिदाबाई को तुलसी सम्मान प्रदान किया था। तो ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो लोक नाट्य के जो 5 कलाकार हैं, कौन कौन? मदन लाल, भुलवा राम, गोविंद राम, देवी राम और फिदाबाई को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा तुलसी सम्मान प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं चंदैनी। ये भी क्या है? लोक नाट्य है। क्या होता है देखिए, चंदैनी लोक नाट्य में लोरिक और चंदा की प्रणय गाथा प्रस्तुत की जाती है। तो लोरिक और चंदा जो कि प्रेमी प्रेमिका थे, इनकी प्रणय गाथा को प्रदर्शित किया जाता है चंदैनी के माध्यम से। वस्तुतः चंदैनी अब लोक नाट्य की एक ऐसी शैली हो गई है जिसमें कलाकारों की संख्या कम होती है और कलाकार अनेक पात्रों का अभिनय कर लेता है। एक कलाकार क्या करते हैं? अनेक पात्रों का अभिनय कर लेते हैं। तो चंदैनी में अब क्या है? जो कलाकार हैं उनकी संख्या कम होती चली गई है। क्यों होती चली गई है? क्योंकि किसी एक कलाकार के द्वारा ही क्या है? कई पात्रों का अभिनय कर लेना, है ना। कई जो पात्र होते हैं उनके अभिनय एक व्यक्ति के द्वारा ही कर लिया जाता है। रामाधार, सुखचंद, लतेल राम इस फन में माहिर कलाकार हैं। तो चंदैनी
जो लोक नाट्य है तो इसके प्रमुख कलाकार हैं रामाधार, सुखचंद, लतेल राम आदि। रामाधार साहू असाधारण प्रतिभा के धनी हैं और मंच पर इतनी अभिव्यक्तियां एक साथ दे देता है कि कभी कभी बौद्धिक दर्शक भी उसके साथ चलने में अपने को असमर्थ पाते हैं। तो यह सबसे अधिक असाधारण प्रतिभा के धनी कौन है? रामाधार साहू, जो कि अपनी अभिव्यक्तियों के साथ जो बौद्धिक जो दर्शक होते हैं उन्हें भी क्या कर लेते हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है कि वे भी समझ नहीं पाते हैं। बस्तर का भतरा नाट और बिलासपुर का रहस भी लोक नाट्य है। रहस वस्तुतः रास है तथा श्री कृष्ण की रासलीला का ही प्रदर्शन है। तो रहस क्या है? बिलासपुर क्षेत्र का लोक नाट्य है और भतरा नाट का है बस्तर का। और रहस में क्या है? श्री कृष्ण ने जिस तरह वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी, उसी का ही क्या है, यह छत्तीसगढ़ी एक स्वरूप है। लोक नृत्य मांदर की थाप पर थिरकते पांव। तो अब हम पढ़ेंगे लोक नृत्य के बारे में, ठीक है। तो लोक नृत्य क्या होता है? वैसे तो अधिकांश लोकगीत, लोक गाथा और लोक नाट्य में लोक नृत्य का भी थोड़ा बहुत पुट रहता है, किंतु नृत्य प्रधान होने के कारण जिन लोक कथाओं को लोक नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है उसमें प्रमुख हैं पंथी, रावत नाच, गेड़ी, डंडा नाच, देवारीन नाच और आदिवासी नृत्य। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख जो लोक नृत्य हैं कौन कौन से? पंथी, रावत, गेड़ी, डंडा, देवारीन और आदिवासी नृत्य क्या हैं? प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इसमें क्या है, सभी लोकगीत या फिर लोक गाथा या लोक नाट्य में होता है, उसमें थोड़ा बहुत क्या है, सब में इसका सम्मिश्रण होता है लोक नृत्य का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों पंथी के बारे में। पंथी नृत्य क्या होता है? पंथी नृत्य सतनामी संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपने गुरु घासीदास तथा उनके बताए सत्य की महिमा को रेखांकित करके गाया जाने वाला भावप्रवण नृत्य है। तो सतनामी संप्रदाय जिसे कि गुरु घासीदास ने शुरू किया था, है ना, और अपने गुरु यही सतनामी संप्रदाय के भक्त जो हैं अपने गुरु घासीदास के द्वारा बताए गए सत्य की महिमा को क्या है, इस नृत्य के द्वारा बताया जाता है। इतना के बिरिया में कौन देव लावो, मैं तो बंदा हूँ हमाओ दीदी जय सतनाम, मैं तो बंदा हूँ हमाओ भैया जय सतनाम। तो यह किसके द्वारा किया जाता है? सतनामी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे दूसरी जो जाति है या फिर लोग हैं पंथी नृत्य प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मूल रूप से किसका? ये सतनामी संप्रदाय के भक्तों द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? अपने गुरु घासीदास के बताए सत्य की महिमा को बताया जाता है इस नृत्य के द्वारा, ठीक है। कैसे किया जाता है? देखिए पंथी और क्या उसके बारे में दिया गया है कि पंथी इतनी तेज से नाचा जाता है कि पंजाब के भांगड़ा के समान गिने चुने लोक नृत्य ही इसकी तुलना में रखे जा सकते हैं। तो यह क्या है, इस नृत्य को करने में शारीरिक जो लचक होती है या फिर जो तीव्रता होती है वह देखने लायक होती है, और इसे भारत भर में पंजाब के भांगड़ा के समान, भांगड़ा भी क्या है, पंजाब का एक क्या है प्रमुख नृत्य है, तो उसके समान ही क्या है, इसे तीव्र गति से नाचा जाता है, नृत्य किया जाता है। तो कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? देखिए मांदर और झांझ केवल दो वाद्य इस नृत्य में पूरे वातावरण को झकझोर देते हैं। तो इस नृत्य में मांदर और झांझ का जो वाद्य यंत्र है उनका प्रयोग किया जाता है। देवदास की पंथी पार्टी नाम का देवदास की पंथी पार्टी का नाम किसी समय शिखर पर था। तो देवदास क्या है, एक पंथी कलाकार थे और इनकी एक पंथी पार्टी हुआ करती थी। तो उस समय क्या था, बहुत ही प्रसिद्ध था किसी समय, ठीक है।
बुधारू इस पार्टी का मांदर वादक है और अपनी कोई सानी नहीं रखता, अर्थात बुधारू के समान मांदर बजाने में कोई भी उसके समकक्ष या फिर उसकी समानता नहीं कर सकते। देवदास की पार्टी ने विदेशों में भी खूब ख्याति अर्जित की। ठीक है, देवदास की जो पार्टी थी, पंथी पार्टी, उन्होंने राज्य के साथ साथ देश और विदेशों में भी उन्होंने खूब प्रसिद्धि प्राप्त की। नृत्य की तेज गति से आश्चर्यचकित होकर विदेशियों ने ध्यानचंद और ज्ञानचंद की हॉकी स्टिक की तरह देवदास के पैरों का भी परीक्षण किया। तो विदेशी जो थे इन्होंने क्या किया था, हमारे देश के प्रसिद्ध क्या थे, हॉकी खिलाड़ी जो थे ध्यानचंद, है ना, और ज्ञानचंद, वे इस तरह से हॉकी से खेलते थे कि विदेशी अपने दांतों तले उंगली दबा लेते थे और उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं क्या है, ध्यानचंद और ज्ञानचंद की हॉकी स्टिक में कहीं चुंबक लगा तो नहीं है, जिसके कारण कि जो गेंद है हॉकी की वह इनके स्टिक से चिपकी हुई प्रतीत होती थी। तो उन्होंने क्या किया था, उसका परीक्षण किया था, लेकिन परीक्षण करने के बाद उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कि किसी चुंबक या फिर कुछ भी ऐसा चीज नहीं थी। उसी तरह जब देवदास के नृत्य की तेज गति को देखकर भी उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके पैर का भी परीक्षण किया था कि कहीं नकली पैर तो नहीं है, कोई मशीन तो इसमें नहीं लगा रखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये उनकी कला थी, उनके मेहनत का, उनके अभ्यास का क्या था, परिणाम था। वे बहुत ही कुशल पंथी नर्तक थे, है ना। राधे श्याम, लतमार दास, पुरानिक लाल चेलक और अमृताबाई भी इस विधा के सशक्त कलाकार हैं। ठीक है, और अन्य कलाकारों में इनका नाम है किसका किसका, राधे श्याम, लतमार दास, पुरानिक लाल चेलक और अमृताबाई। ठीक है, देवदास के निधन से पंथी लोक कला की बहुत बड़ी क्षति हुई। ठीक है, उनका निधन के बाद में क्या है, उस श्रेणी के उसके समकक्ष कोई भी कलाकार पंथी के नहीं हुए हैं। मुख्यतः मवेशी चराने का पेशा करने वाली राउत जाति का राउत नाचा दीपावली के समय होता है। तो राउत नाचा कब होता है, दीपावली के समय। किसके द्वारा, राउत जाति जो कि मवेशी चराने का काम करती हैं, उनके द्वारा राउत नाचा किया जाता है। कुल देवता की आराधना करने के बाद हर रावत अपने घर से काछन निकालता है। ठीक है, कुल देवता जो है उनकी आराधना करने के बाद सभी रावत क्या करते हैं, अपने घर से क्या है, काछन निकालते हैं, है ना, जो कि खेती करते समय या फिर हल जोतते समय जिसे बैलों को पहनाया जाता है, काछन, है ना, उसे निकालता है। उस समय उसके पास अपार शक्ति होती है। तो जो पूजा करता है रावत, उसके पास अपार शक्ति आ जाती है। मस्ती में अपने घर के ही छप्पर छानी को तोड़ते हुए निकलने वाला रावत अपनी लाठी से समस्त रावतों पर अकेले ही प्रहार करता है। तो रावत नाचा में क्या होता है, कुल देवता की आराधना की जाती है और जब काछन निकाला जाता है तो जो भक्त होते हैं, रावत होते हैं, उनमें क्या हो जाती है, अपार शक्ति आ जाती है और वे अपनी मस्ती में जोश में इस तरह आ जाते हैं कि अपने घर की छप्पर को तोड़ते हुए वह जो दूसरे रावत होते हैं उन पर अकेली ही लाठी से प्रहार करते हैं, अर्थात उन्हें मारते हैं। उसके प्रहार को रोकने के लिए लगभग 30-40 रावत वहाँ एकत्र रहते हैं। जब उन्मादी राउत लाठे चलाते चलाते थक जाता है तब जमीन में लेट जाता है। देवता को धूप और नारियल भेंट करने के बाद वह स्वस्थ होता है और अपने दल में शामिल होकर घर से बाहर नाचने के लिए निकल जाता है। ठीक है, तो राउत नाचा किसके द्वारा किया जाता है, राउत जाति के द्वारा। कैसे किया जाता है कि लाठी से जब उनके पास अपार शक्ति हो जाती है तो अन्य रावतों पर प्रहार किया जाता है और उसे रोकने के लिए 30 से 40 रावत एकत्रित होते हैं और जो
उसके बाद जो अपार शक्ति होती है, लाठी चलाते चलाते जब वह थक जाता है तो वह जमीन पर लेट जाता है और देवता को धूप और नारियल भेंट करने के बाद वह स्वस्थ होता है। जब जो कुल देवता होते हैं उन्हें धूप और नारियल भेंट करते हैं, उसके बाद वह स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ होने के बाद वह अपने दल में शामिल होकर घर से बाहर नाचने के लिए निकल जाता है। एक राउत दोहा है, देखिए क्या है, गोहड़ी चरायूं बड़ दुख पाए मन अब्बड़ झुंझुआए। ठीक है, गोहड़ी अर्थात जंगल में रहने वाले जो मवेशी हैं उनको जब चराने का काम आता है तब बहुत दुख होता है, मन में बहुत ही झुंझलाहट होती है। झुंझुआ मतलब झुंझलाहट। बर्दी चराएं बड़ सुख पाए गंजर के दुहे गए। तो बर्दी अर्थात जो पालतू जो मवेशी होते हैं उन्हें चराने का सुख ही बहुत बड़ा होता है और उससे क्या है, दूध भी उन्हें प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में त्योहारों का सत्र वर्षा ऋतु में हरेली से प्रारंभ होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो त्योहारों की शुरुआत वर्षा ऋतु में होती है। कौन सी पर्व से? हरेली या फिर हरियाली जो त्यौहार मनाया जाता है, परंपरा है हमारे यहाँ मनाने की, तो हरेली से शुरुआत त्योहारों की होती है। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए, हल, कुदाली, फावड़ा आदि कृषि औजारों की पूजा की जाती है। ठीक है, इस अवसर पर किया जाता है, हरेली के अवसर पर हल, कुदाली, फावड़ा आदि कृषि औजारों की पूजा की जाती है। इस अवसर पर गेड़ी भी बनाई जाती है। गेड़ी है ना, आप सबने देखा होगा कि बरसात के समय क्या है, बांस को काटकर उस पर एक पायदान बनाया जाता है करीब ज़मीन से कोई 3-4 फीट ऊपर, और उस पर पैर रखकर चला जाता है, उसे गेड़ी कहा जाता है। ठीक है, लगभग 8 फीट लंबे बांस में, देखिए बताया गया है, 8 फीट लंबे बांस में जमीन से लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर बांस का ही पायदान बनाया जाता है। इस तरह गेंडी तैयार होती है जिस पर चढ़कर नाचा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? गेंडी नृत्य कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे गेंडी तैयार कर और उस पर चढ़ा जाता है और नाचा जाता है। तो गेंडी के पायदान को नारियल की रस्सी से बांधने तथा उसमें मिट्टी तेल डालकर धूप में सुखाने से होने वाली चर्रमर की आवाज़ अन्य वाद्यों के साथ मिलकर अद्भुत संगीत पैदा करती है। तो गेंडी से जब नृत्य किया जाता है तो क्योंकि उसे मिट्टी का तेल उस पर डाला जाता है, नारियल की रस्सी से उसे बांधा जाता है, और चूंकि मिट्टी का तेल डालने से क्या है, सुखाने से उसमें चर्रमर की आवाज़ आती है, जो कि अन्य वाद्य यंत्रों के साथ मिलकर, अर्थात जो चर्रमर की जो आवाज़ है उसे अन्य जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके साथ मिलकर यह एक अद्भुत धुन पैदा करते हैं। समूह में नाचने पर गेंडी नृत्य की छटा देखने लायक होती है, और इसे समूह में नृत्य किया जाता है तो इसकी छटा अर्थात इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ की लोक कला का महासागर है। तो छत्तीसगढ़ी जो प्रदेश है इसमें कई सारी आदिवासी या फिर जनजाति निवास करती हैं और सबकी अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, इसलिए कहा गया है कि लोक कला का क्या है, महासागर है। अर्थात हर जनजाति के में उसकी संस्कृति, उसकी परंपराएं, उसके पर्व त्योहार सभी अलग अलग हैं, है ना। तो इसलिए महासागर से उसकी तुलना की गई है। जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्र में सैकड़ों तरह के आदिवासी नृत्य प्रचलित हैं। ठीक है, मादर की धुन पर नाचने वाले ये आदिवासी अपने खुलेपन के लिए मशहूर हैं। ये क्या है, मादर की धुन पर नाचते हैं और ये इनमें क्या है, खुलापन है। इनमें किसी भी तरह का द्वेष या फिर कपट की भावना नहीं होती है। सभी उसको क्या है, मित्रवत व्यवहार करते हैं, ईमानदार होते हैं, सादा जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ये सभी क्या हैं, खुलेपन के लिए मशहूर हैं। युवक और युवतियां समान रूप से अधिकांश नृत्यों में एक साथ नाचते हैं। तो युवक और युवतियां होती हैं एक साथ, अधिकतर नृत्यों में नृत्य को क्या है, साथ में
करते हैं। उनके पैरों का प्रक्षेपण इतना सधा हुआ और संतुलित रहता है कि लगता है कि किसी ने रस्सी या स्केल से बांध दिया हो। तो जो नृत्य होते हैं, जो आदिवासी जो भी नृत्य होते हैं, समूह में किए जाते हैं और उनके पैरों की जो गतिविधि जो होती है ना, वह क्या होती है, सबके जितने भी समूह में जो लोग होते हैं सबके इतने इस तरह से मिले हुए लगते हैं जैसे कि उन्हें लगता है कि मानो स्केल से या फिर रस्सी से बांध दिया गया हो। आदिवासी अंचलों के कुछ नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे बस्तर में गौर, कक्सार, चेहरे, दीवाड़, माओ, डोली और डीटोंग, ये सभी क्या हैं, बस्तर के आदिवासी नृत्य हैं। सरगुजा में सैला नृत्य, जसपुर में सकल नृत्य, मानपुर में हुल्की, चोली और मांदरी, देवभोग में लरिया। प्रायः सभी आदिवासी नृत्य किसी सामाजिक या धार्मिक परंपरा का निर्वाह करते हैं। अर्थात जो आदिवासी जो नृत्य होते हैं या फिर वो किसी सामाजिक कार्यक्रम में किए जाते हैं या फिर कोई धार्मिक जो परंपराएं होती हैं उस अवसर पर करते हैं। कर्मा गोंड और देवार जाति का प्रमुख नृत्य है, किंतु यह हर आदिवासी अंचल में अलग अलग शैली में नाचा और गाया जाता है। तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में क्या है, कर्मा बहुत ही प्रसिद्ध है और मुख्यतः यह गोंड और देवार जाति का नृत्य है, किंतु सभी आदिवासी समाज में अपने अपने तरीके से अपने अपनी शैली में इसे नाचा और गाया जाता है। मूलतः करम राजा और कर्मा रानी को प्रसन्न करने के लिए जनजाति के लोग कर्मा नाचते हैं। तो कर्मा क्यों किया जाता है, करम राजा और कर्मा रानी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। किंतु कालांतर में ददरिया के साथ जुड़कर वह श्रृंगारमय भी हो गया है। तो अब क्या है, ददरिया के साथ भी कर्मा किया जाता है, जो कि इस तरह से क्या है, यह श्रृंगार प्रधान लोक नृत्य या फिर आदिवासी नृत्य हो गया है। गोलार्थ पर नाचते हुए युवक युवतियों का दल मांदर की मस्ती में झूम झूम कर नाचता है और जब अपने साथी के पांव के अंगूठे को छूने की स्थिति में आता है तब कर्मा सिद्ध होता है। तो ऐसी मान्यता है कि सभी नाचते नाचते इस तरह से मस्त हो जाते हैं या फिर इस तरह से मग्न हो जाते हैं कि झुककर, अर्थात कर्मा आपने देखा होगा कि उसे झुककर नाचा जाता है और यदि इतना झुक जाते हैं कि जो अपने साथी होते हैं उसके पांव की अंगूठे को छूने की स्थिति में यदि आ जाते हैं, अर्थात इतना झुक जाते हैं, तब माना जाता है कि कर्मा सिद्ध होता है। एक कर्मा गीत के बोल हैं, क्या देखिए, होई रे तोला जाना पड़े रे, कटंगी बाजार के पीपर तरी रे, दार रांधे भात रांधे लिक्कड़ माँ खोए, 4 पैसा की जुगजुगी दुनिया ला मोहे, तोला जाना पाड़े रे। ठीक है, तो यहाँ पर यह कर्मा के बोल हैं। हमारी संस्कृति मूलतः लोक संस्कृति है। हमारी संस्कृति क्या है, लोक संस्कृति है। लोक कला उसका एक अंग है, अर्थात लोक कला के अंतर्गत लोकगीत या फिर लोक नाट्य या लोक कथा, है ना, सभी क्या है उसके अंग हैं। शरीर की पुष्टि के लिए अंगों का पुष्ट होना अनिवार्य है, अर्थात लोक कला जो कि एक शरीर है और उसके अंग क्या हैं, अलग अलग हैं, और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सभी अंगों को हिष्ट पुष्ट या मजबूत होना आवश्यक है। उसी तरह लोक संस्कृति को बचाए रखने के लिए लोक कला की अजरता अमरता, है ना, अजरता अर्थात कभी बूढ़ा ना होने वाला, जर अर्थात बूढ़ा, अजर मतलब जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, अमरता अर्थात कभी नहीं मरने वाला, अमर, है ना, जिसमें मर अर्थात मरना, अमर मतलब कभी नहीं मरने वाला। लोक संस्कृति की अजरता अमरता है, तो अर्थात लोक कला की अमरता भी क्या है, लोक संस्कृति की अमरता है। सॉरी। तो कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं आपकी किताब में से, इन्हें आप
अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। और अभ्यास प्रश्न है पाठ से, है ना, तो ये हमें पाठ को पुनः पढ़ने से इसका उत्तर मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो।